welcome again in the new session of class 9, 2025 and 26. I'm here today for part 3 for chapter 1, that is the fundamental unit of life. Fundamental unit of life chapter हम पहले ही स्टार्ट कर चुके हैं, उसके हम 2 लेक्चर्स कंप्लीट भी कर चुके हैं. उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था, जैसे कि क्विक रिवीजन ऑफ पार्ट 2 उसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी किया था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, प्लांट्स, एनिमल सेल सब में पाए जाते हैं. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन था प्रोटीन और लिपिड, उसके साथ में शुगर और वाटर भी थे. ठीक है. तो ये सारा चीज हमने पढ़ा था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, एक्सोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस. ठीक है. ये सारी बातें हमने पढ़ी थी. क्या क्या? जैसे पहला था हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही हमारा टॉपिक था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा टॉपिक था. इसमें हमने पढ़ा था एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. एंडोसाइटोसिस क्या था? जिसमें कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर मूव करके आता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस. और जब कोई भी सब्सटेंस सेल से मूव करते हुआ बाहर चला जाता है, उसे बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस. ठीक है. इसमें ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस हमने पढ़ा था, और साथ में डिफ्यूजन भी पढ़ा था. डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में डिफरेंस भी पढ़ा था. डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. अपने हायर कंसंट्रेशन से कोई भी चीज मूव करती हुई लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है तो वो होता है डिफ्यूजन. और अगर एक फिल्टर पेपर से पास होकर आती है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसी प्रोसेस को बोल देते हैं ऑस्मोसिस. ठीक है. ये सारा कुछ हमने जान लिया था. और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं ना सॉल्यूशन के डिफरेंस की वजह से तीन, एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक. ठीक है. और एक आइसोटोनिक. ठीक है. तो ये हमारे तीन अलग अलग कंसंट्रेशन बने थे, जिसमें क्या एक में सेल जो है वो श्रिंक हो जाती थी, एक में सेल स्वेल अप हो जाती थी. ठीक है. हाइपरटोनिक में क्या था? जब सेल का कंसंट्रेशन हाई होता है मीडियम के कंपैरिजन में, सेल का कंसंट्रेशन हाई होगा तो फिर सेल क्या करेगी? मूवमेंट ऑफ एक्सोसाइटोसिस को फॉलो करेगी और एक्सोसाइटोसिस के थ्रू मटेरियल्स को आउटसाइड भेजेगी और जिसकी वजह से सेल क्या करेगी? श्रिंक हो जाएगी. ठीक है. फिर हाइपोटोनिक सेल का कंसंट्रेशन लोअर रहता है तो वो क्या करेगी? अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन को इनसाइड मूव कराएगी, दैट इज एंडोसाइटोसिस. और उसमें क्या होता है? सेल हमारी स्वेल अप हो जाती है ना. ये पढ़ा था. आइसोटोनिक क्या होता है? सेल का कंसंट्रेशन, मीडियम का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल इक्वल, जिसमें न सेल को कुछ होगा और ना ही मीडियम. ठीक है. तो सेल और मीडियम दोनों स्टेबल रहते हैं क्योंकि आइसोटोनिक में कंसंट्रेशन का डिफरेंस नहीं होता है. ये सारी चीजें हम फिनिश कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं सेल वॉल. ठीक है. आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज द सेल वॉल. ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया था. सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. सेल वॉल क्या होता है? एक ऐसी लेयर जो कि डेड होती है, लिविंग नहीं होती. ठीक है. डेड होती है, जो प्लांट्स में पाई जाती है, एनिमल्स में तो टोटली एब्सेंट होती है. और इसी सेल की वजह से ना प्लांट की बॉडी इतनी ज्यादा रिजिड होती है. ठीक है. ये स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना उसके आउटर में पाया जाता है. ठीक है. तो सेल वॉल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. अ लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं. A layer present in a layer present in plants. ठीक है. A layer present in plants outer to the plasma membrane. ठीक है. एक ऐसी लेयर जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेयर के बाहर प्रेजेंट होती है, उस लेयर को बोलते हैं इज कॉल्ड सेल वॉल. उसे बोलते हैं सेल वॉल. ठीक है. यही होती है सेल. जैसे ये है हमारा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें ये क्या है? जो आउटर में लेयर है ना, ये सबसे आउटर मोस्ट, ये है हमारी सेल वॉल. ये होती है सेल वॉल.
सेल वॉल का ना कंपोजिशन अलग अलग होता है, वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप की चीजों से बनी होती है। जैसे प्लांट का सेल वॉल बात करो तो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज क्या है वो अभी भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या है। सेल वॉल के बारे में देखा जाए तो ये हार्ड और रिजिड होती है। सेल वॉल का जो नेचर होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अगर हम उसे टच करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा हार्ड सेल से बनती है। और रिजिड मतलब प्लांट की बॉडी में प्रेजेंट है तो प्लांट भी हार्ड हो जाता है, एनिमल बॉडी में एब्सेंट है तो एनिमल बॉडी में हार्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करती है, हार्डनेस, हार्डनेस एंड रिजिडिटी, रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स, ठीक है। प्लांट सेल्स को ये हार्डनेस और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, कौन, सेल वॉल, ठीक है। सेकंड क्या है, आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा, अभी हमने स्टेटमेंट में यही लिखा था कि ऐसी लेयर जो प्लांट्स में प्रेजेंट है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट है वो होती है हमारी सेल वॉल। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, थोड़ा डायग्राम के साथ देखते हैं, ठीक है। सपोज ये है हमारी सेल, प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या है, एक्स्ट्रा लेयर होती है ना, उसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये रहेगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये छोटा सा न्यूक्लियस, इसमें हम अगर सेल वॉल को ढूंढेंगे तो सेल वॉल हमें कहाँ मिलेगी, ये है प्लांट की सेल में न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस वही ब्रेन ऑफ द सेल जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और ये साइटोप्लाज्म, ये हमारा साइटोप्लाज्म जो जेल लाइक मटेरियल होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेकंड ये हमारी जो ग्रीन वाली लेयर है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लेयर है यही है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लेयर हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके बाहर ये जो हमारी रेड कलर की लेयर है दैट इज आवर सेल वॉल, ये होती है हमारी सेल वॉल, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट में क्या बोला कि आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है इससे बाहर, ठीक है। अगर इनर बोलता तो ये सेल वॉल यहाँ होती, लेकिन आउटर बोला है इसका मतलब सेल वॉल कहाँ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर जहाँ खत्म हो रही है उसके बाद सेल वॉल की लेयर स्टार्ट हो रही है, ठीक। फिर दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, एनिमल सेल में ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, हमें पता है, ठीक है। प्लांट सेल में ये प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल वॉल इज फाउंड इन वेरियस ऑर्गेनिज्म्स। सेल वॉल ना हमने अभी बोला कि सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होती है। प्लांट के साथ साथ ना और भी कई ऑर्गेनिज्म होते हैं, और भी कई ऐसे जानवर या कोई भी ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, ठीक है। भले ही एनिमल बॉडी में नहीं होती है, प्लांट बॉडी में होती है, लेकिन प्लांट बॉडी के अलावा भी वो और भी ऐसे कई ऑर्गेनिजम्स हैं ना जिनके बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जरा उनके बारे में देखते हैं और उनका सेल वॉल का कंपोजिशन जानते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल इज फाउंड इन वेरियस सेल्स। वो कौन कौन सी सेल है जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है, तो पहला हम नोट करते हैं दैट इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में हम जानते हैं, प्लांट सेल में हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज, ठीक है। वो किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड इज फंजाई। फंजाई हम जानते हैं ना, फंगी जिसको कहते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को फॉर्म करते हैं, वो फंगी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। और वो सेल वॉल किस चीज की होती है, काइटिन, काइटिन, ठीक है। प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की, फंगी की सेल वॉल काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास होती है सेल वॉल, तो वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बड़े प्रिमिटिव होते हैं लेकिन उसके बाद भी इनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। इनके पास सेल वॉल होती है और वो किस चीज की होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकेन को जरा मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पेप्टाइडो का मतलब
ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बना होता है वो होता है हमारा पेप्टाइड, उसको बोल सकते हैं, वो होता है हमारा प्रोटीन। और प्रोटीन की सब्सटेंस हमारे शरीर में क्या है? अमीनो एसिड, है ना। प्रोटीन इन द सेंस अमीनो एसिड, और ग्लाइकेन, ग्लाइकेन दैट इज द शुगर, ये हमारा शुगर, ठीक है। तो शुगर और अमीनो एसिड को मिलाकर के बनता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन की एक लेयर बन जाती है बैक्टीरिया बॉडी के अराउंड, दैट इज इट्स सेल वॉल, वो बैक्टीरिया की सेल, ठीक है। तो बैक्टीरिया में प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, फंगी में प्रेजेंट है काइटिन की, प्लांट सेल में प्रेजेंट है सेल्यूलोज की। कुछ हमारे प्रोटिस्टा के सेल्स होते हैं, प्रोटिस्टा आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है, और उनके बारे में जान लेते हैं कि उनकी सेल वॉल किस चीज की बनी होती है। प्रोटिस्टा के मेंबर होते हैं, प्रोटिस्टा मेंबर्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, और वो किस चीज की बनी होती है? सिलिका, सिलिका की बनी होती है उनकी सेल वॉल, ठीक है। प्रोटिस्टा एग्जांपल जैसे कि वो डायटम्स, ठीक है, डायटम्स, डेस्पेट्स, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं प्रोटिस्टा, उनके पास भी सेल वॉल होती है, वो किसकी होती है? सिलिका की, ठीक है। और कुछ एल्गीज भी होती है जिनके पास हमारी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, वो कब होती है? किस चीज की बनी होती है? देखते हैं, एल्गीज, ठीक है। एल्गीज के भी पास, एल्गी, एल्गी के भी पास सेल वॉल होती है, ठीक है, और वो किस चीज की बनी होती है? गैलेक्टन्स, मैलन्स, गैलेक्टन्स, मैलन्स, ठीक है, CaCO3 और little amount of cellulose also, ठीक है। तो ये है हमारी एल्गी, ठीक है। तो ये वो सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास होती है सेल वॉल, और इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सबके पास सेल वॉल है, बस इकलौता एनिमल सेल ही ऐसा है जिसके पास सेल वॉल टोटली एब्सेंट है, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्गेनिज्म जहाँ जहाँ पे सेल वॉल है। नेक्स्ट क्या आते हैं, सेल वॉल के बारे में जानते हैं। सेल वॉल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ये बहुत ही हार्ड एंड टफ लेयर होती है, तो ये क्या करती है? प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स को ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, तो क्या देखो, प्लांट को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है। प्लांट इतनी एडवर्स कंडीशंस में भी, इतनी ज्यादा धूप में, इतनी ज्यादा ठंड में ऐसे स्टेबल रहता है, वो किसकी वजह से? सेल वॉल्स की वजह से, ठीक है। तो वही हम बोलते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्लांट को क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मतलब प्लांट्स को बचाती है, ठीक है। और प्रिवेंट बर्स्टिंग, प्रिवेंट बर्स्टिंग का मतलब क्या है? बर्स्टिंग का मतलब होता है फट जाना, ठीक है। जैसे बहुत ज्यादा जब कभी भी ड्रॉट ड्रॉट वाली कंडीशन आती है ना, सूखा पड़ जाता है, तो जमीन में ऐसे दरारें पड़ के वो जमीन फट जाती है ना। तो ये क्या है, हमारी सेल जो है कभी कभी अगर ड्राई हो गई, प्लांट की सेल ऑब्वियसली ये धूप में ही रहती है, अगर गर्मी पड़े, हमारी तरह तो है नहीं कि ये कहीं भी जा सकती है, मूव कर सकती है, तो ऐसा तो नहीं है। तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करती है? सेल वॉल के थ्रू, ठीक है, सेल वॉल के थ्रू ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो सेल वॉल होती है वो इसको बर्स्ट होने से बचाती है, एडवर्स कंडीशन को झेलने की शक्ति प्रोवाइड करती है, कौन? सेल वॉल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है, लेकिन एनिमल के पास नहीं है। ये परमिएबल होती है, परमिएबल का क्या नाम है यहाँ पे? परमिएबल, ठीक है। जैसे हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था ना, सेमी परमिएबल, लेकिन ये क्या है? परमिएबल, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसी लेयर थी सेमी परमिएबल, मतलब कि वो कुछ सेलेक्टिव चीजों का ही अलाउ करती थी, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो होती थी सेल के लिए, उन चीजों को वो अलाउ करती थी, और जो उसे लगता था कि यूजलेस है या अभी नीड नहीं है, उसको वो नेग्लेक्ट कर देती थी, है ना। लेकिन हमारी जो सेल वॉल है वो बहुत अच्छी है, वो सबको अलाउ करती है। इट इज परमिएबल, मतलब allow the flow of allows the flow of allow flow of every particles, ठीक है। हर एक पार्टिकल का मूवमेंट की अलाउ करती है, किसी भी पार्टिकल को नेग्लेक्ट नहीं करती कि मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, ठीक है। वो सबको अलाउ करती है कि तुम इंटर कर सकते हो, ठीक है। एवरी पार्टिकल कैन इंटर थ्रू द सेल वॉल। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट सेल वॉल, प्लाज्मोलाइसिस। देखो
हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक नया टर्म नहीं है, मतलब देखने के लिए तो ये नया ही है, लेकिन इसको हम यूजुअली पढ़ चुके हैं। अगर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक समझ आ चुका है ना, तो ये प्लाज्मोलाइसिस कुछ भी नहीं है। प्लाज्मोलाइसिस क्या कहता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जो प्लांट सेल में होता है, ठीक है, या ऐसे सेल में होता है जिसके पास सेल वॉल होती है। प्लाज्मोलाइसिस ओनली सीन इन द सेल्स हैविंग सेल वॉल। ऐसे सेल में ये सीन होता है जिनके पास सेल वॉल होती है, ठीक है। कौन? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? इट इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है ना जिसमें क्या होगा, हमारी सेल वॉल अगर जैसे कभी भी श्रिंक हो जाती थी ना, जब हम हाइपरटोनिक कंडीशन में रखते थे तो सेल क्या होता था, अपने कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए एक्सोसाइटोसिस करती थी और खुद श्रिंक हो जाती थी, है ना। और हाइपोटोनिक में रखते थे तो अपने कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए वो स्वेल अप हो जाती थी। तो जब भी किसी सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा जाए और वो सेल कैसी होनी चाहिए, सेल वॉल वाली सेल, ऐसी सेल जिसके पास सेल वॉल हो, उसे हम कभी भी हाइपरटोनिक कंडीशन में रखें, मतलब सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तब क्या होगा, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगी, वो अपना कंसंट्रेशन बैलेंस करने के लिए ऑस्मोसिस के थ्रू या डिवीजन के थ्रू मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करेगी आउटसाइड द सेल और खुद क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, जिसकी वजह से एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ध्यान से सुनना, ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सेल हाइपोटोनिक कंडीशन में है, उस सेल में सेल वॉल है, तो क्या होगा, जब हाइपोटोनिक कंडीशन में वो अपने कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, मटेरियल्स का एक्सचेंज करेगी, तो ये क्या श्रिंक हो जाएगी, सेल हमारी श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। और श्रिंक होने की वजह से सेल वॉल और सेल के बीच, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है, एक गैप क्रिएट हो जाता है और गैप क्रिएट होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। समझ आ गया? तो इसको नोट कर लेते हैं, अ प्रोसेस during which a gap is created between plasma membrane and cell wall when it is kept in a hypertonic solution, ठीक है, is called प्लाज्मोलाइसिस। उसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक सेल वॉल वाली सेल को हाइपरटोनिक कंडीशन में प्लेस करते हैं और वो अपने कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए जब मूवमेंट करती है सब्सटेंस का फ्रॉम आवर सेल टू आउटसाइड द एनवायरनमेंट, तब क्या होगा, वो सेल हो जाएगी श्रिंक और एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये मैं थोड़ा डायग्राम में समझाऊं। देखो, सपोज ये एक हमारी सेल है, सपोज ये है हमारी एक सेल, ठीक है, और ये है उसकी सेल वॉल, ये है सेल, ठीक है, एक प्लांट सेल है, ये हमारी सेल वॉल, ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे हम सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल है ग्रीन कलर और ये येलो कलर क्या है हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसको मैंने कैसे कंडीशन में रखा, हाइपरटोनिक कंडीशन में, हाइपरटोनिक कंडीशन में इसको मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है। हाइपरटोनिक कंडीशन में मैंने इसको जब प्लेस किया तो क्या होगा, जब ये सेल हाइपरटोनिक कंडीशन में प्लेस हो जाएगी तो क्या इसका मतलब क्या हो गया कि सेल का कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो
गया और बाहर का कंसंट्रेशन लो हो गया, कंसंट्रेशन हायर लोअर टू हायर, ठीक है। जैसे ही ये कंसंट्रेशन हमारा हाई हुआ, सेल हाइपोटोनिक का मतलब हाई और सेल का कंसंट्रेशन क्या है हमारा हाई हो गया, तो बाहर का कंसंट्रेशन लो, और जब भी मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, तो क्या होगा, सेल के अंदर की चीजें मूव करती हुई सेल के बाहर जाएंगी, एक्सोसाइटोसिस होगा मतलब यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्सोसाइटोसिस, और जैसे ही यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होगा ना, हमारी सेल क्या हो जाएगी, हमारी सेल हो जाएगी श्रिंक, ठीक है। ये हमारा सेल वॉल वहीं का वहीं रहेगा, सेल वॉल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेल वॉल वैसी की वैसी रहेगी, बस फर्क पड़ेगा किससे, हमारी सेल को, और हमारी सेल हो गई श्रिंक, ठीक है। जैसे ही सेल श्रिंक होगी, एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। हमारी सेल वॉल ग्रीन वाली है, ठीक है, ये यहाँ पे है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अभी हम देखे थे इनके बीच थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही प्लाज्मोलाइसिस में होगा कंसंट्रेशन का डिफरेंस, ठीक है, मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जब होगा तो उसमें क्या होगी, एक्सोसाइटोसिस होगी, और जब एक्सोसाइटोसिस होगी तो हमारा सेल वॉल वही का वही रहेगा, लेकिन जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, एक गैप श्रिंक, और जैसे ही सेल हमारी श्रिंक होगी एक गैप क्रिएट हो जाएगा बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल, ठीक है। और इसी गैप क्रिएशन की प्रोसेस को बोलते हैं, गैप क्रिएशन की प्रोसेस को बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलाइसिस, प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये था प्लाज्मोलाइसिस, जो कि किस सेल में होगा, ऐसे सेल में होगा, कंडीशन अप्लाई कि जिस सेल में क्या प्रेजेंट हो, सेल वॉल, अगर ओनली इन दो सेल हैविंग सेल वॉल, occurs only in those cells having cell wall, ठीक है। केवल ऐसे ही सेल में होगा जिसमें सेल वॉल होगी, और किसी सेल में एंडो सेल में कभी सीन ही नहीं होता, कैसे एंडो सेल में पता ही नहीं चलेगा सेल हमारी श्रिंक हो रही है कि नहीं, ठीक है, उसमें गैप क्रिएट हो रहा है भी कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे सेल में केवल होता है जिसके पास होती है सेल वॉल, और सेल वॉल होती है यूजुअली जिसमें प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में आसानी से देखा जा सकता है कि जैसे ही हम प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल का कंसंट्रेशन हाई, और वो अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जब सब्सटेंस का मूवमेंट कराएगी तो सेल हो जाएगी श्रिंक, जैसे ही सेल हमारी श्रिंक होती है तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच एक गैप क्रिएट हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, दैट्स ऑल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, कुछ स्टेटमेंट है जो एनसीईआरटी की बुक से हमने ली है, सेल वॉल परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, फंगी, बैक्टीरिया to withstand when dilute hypotonic external media without bursting, ठीक है। सेल वॉल क्या है, हमारे सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है, हमारे सेल को क्या बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और हमारी सेल क्या इससे प्रोटेक्टेड रहती है, जिसी की वजह से ही ये हाइपोटोनिक जैसी कंडीशन में भी ये स्टेबल रहते हैं। हाइपोटोनिक क्या, जहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन हो जाता है लो, ठीक है। हाइपोटोनिक कंडीशन की बात क्यों हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हाइपोटोनिक में सेल का कंसंट्रेशन क्या होता है, हमारा ये सेल है अगर, ठीक है, और ये हमारा एक्सटर्नल मोमेंट, तो सेल का कंसंट्रेशन लो रहता है हाइपोटोनिक में, और एक्सटर्नल मीडिया का कंसंट्रेशन जो है वो हाई रहता है, ठीक है। जब सेल का कंसंट्रेशन लो हो गया और बाहर जो मीडिया है हमारा उसका कंसंट्रेशन हाई, तो क्या होगा, हायर टू लोअर मूवमेंट होगा, यानी कि सेल के अंदर मूवमेंट होगा, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस, और जब भी एंडोसाइटोसिस होगी तो क्या होगा, जब एंडोसाइटोसिस होगी तो सेल धीरे धीरे स्वेल अप होने लगेगी, सेल स्टार्ट्स स्वेलिंग, ठीक है। तब हमारी सेल जो है वो धीरे धीरे स्वेल अप होने लगेगी, और जैसे सेल जो है वो स्वेल अप होने स्टार्ट करेगी ना, तो फिर क्या एक टाइम ऐसा आएगा कि सेल की जितनी कैपेसिटी है उससे भी ज्यादा मटेरियल उसमें फिल हो सकता है, और उस कंडीशन में सेल हमारी बर्स्ट हो सकती है, लेकिन उसके किनारे बड़ा कौन प्रेजेंट है, सेल वॉल, जो उसको बर्स्ट नहीं होने देगी, ठीक है। तो यही वो स्टेटमेंट कहना चाहती है कि जिस जिस सेल के पास सेल वॉल होती है, अगर उस सेल को हम हाइपोटोनिक कंडीशन जैसी सिचुएशन में लाते हैं जहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन लो रहता है और बाहर का कंसंट्रेशन हाई, तो सेल स्वेलिंग होना स्टार्ट होती है, यानी कि एंडोसाइटोसिस होने लगता है मटेरियल्स का,
टाइम ऐसा आता है कि जब वो बर्स्ट हो सकती है, लेकिन उसको कौन प्रिवेंट करता है? सेल वॉल। ठीक है, ये वो स्टेटमेंट कहना चाहती है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेल वॉल जो है वो यहीं पे होता है एंड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? न्यूक्लियस। अगला जो हम पढ़ेंगे दैट इज न्यूक्लियस। अगला जो पढ़ने वाला है दैट इज न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस पढ़ने से पहले देखें तो दो चीजें हमें बड़े अच्छे से आनी चाहिए। वो क्या है? ये दोनों का फॉर्मूला दैट इज डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, न्यूक्लियस चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस टॉपिक जब हम पढ़ेंगे ना, तो हमें इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरली पूछा भी जाता है, तो इसे हमें जानना भी चाहिए। ठीक है, डीएनए क्या है? दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या है? डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वेयर आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज डीएनए एंड आरएनए। अभी न्यूक्लियस जब स्टार्ट होगा ना, तो न्यूक्लियस में बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स जो शायद हमने पहले कभी सुने हो, जैसे कि जीन। ठीक है, जैसे कि क्रोमोसोम। ठीक है, जैसे कि क्रोमैटिन। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग नाम हम सुनने वाले हैं जो हमने शायद ही पहले सुने होंगे, जैसे कि हिस्टोन। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम नई नई चीजें हम डिस्कवर करने वाले हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, और इस चैप्टर इस लेक्चर में हमने सेल वॉल तक कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर सेल वॉल तक फिनिश हो चुका है। अगर कोई डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, बाकी न्यूक्लियस हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द न्यू लेक्चर।